गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हमने बहुत सी बातें जानी। हमने जाना सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर पे हमने बात की। ऐसे कुछ कुछ सवाल जाने कि नहीं जाने हमने, तो आज हम उसी दौर में और भी आगे सवाल करेंगे। उससे पहले कुछ और एक बातें जो अभी तक आपको नहीं पता होंगी वो हम फटाफट से लिख लेते हैं। जैसे कि ऑर्थो सेंटर जानते हैं किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एल्टीट्यूड से बनता है। नहीं, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड से बनता है। ठीक है, तो ABC अगर एक ट्राइंगल है और हमने कहा कि ये एल्टीट्यूड है दोस्त, एल्टीट्यूड होगा। आज भी मैं बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक से सवाल लेके आया हूँ आपके लिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। AD परपेंडिकुलर है और मान लेते हैं ये एक परपेंडिकुलर है E और O पे काट रहे हैं, तो दो परपेंडिकुलर जहाँ काटेंगे वो क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा होगा या नहीं? अच्छा, ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा? अल्फा होगा। ये भी अल्फा होगा। इसमें साइन अल्फा क्या होगा? इधर वाले में, नीचे वाले में OD बटे OB लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा, इसमें साइन अल्फा क्या होगा? OA। तो आपने यहाँ से देखा क्या निष्कर्ष निकल के आया कि OA इंटू OD बराबर होता है OB इंटू OE। ये आपको याद रखना। तो जो तीसरा एल्टीट्यूड होगा वो भी ऐसे ही काटेगा। जैसे जो ये तीसरा एल्टीट्यूड है OC इंटू OF बराबर होगा सिमिलरली OC इंटू OF। इस चीज पे सवाल आते रहे, आगे भी आएंगे। ठीक है, वो बात तो मैंने पूरी लिखा दी थी ना। चलो अभी शुरू से बताऊंगा पूरा। अभी तो नेट ही नहीं आया ना। कल हमने इन सेंटर पे ये भी पढ़ लिया था कि जो इन सेंटर है वो ट्राइंगल को भुजाओं के एरिया ऑन है सब नेट से। हाँ ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पूछ लो एक बार, क्या हाल है तुम्हारे? क्या हाल है भाई? तुम ऐसे अंकलों वाला इतना लुक क्यों बना के घूम रहे हो? ज़्यादा टेंशन है तुम्हें कि बच्चे कैसे पलेंगे? बताओ, चिंता होती है, फिक्र होती है। अपनी कर लो भी फिक्र, पहले बच्चों की बाद में करना। रेड टी शर्ट वाले भाई साहब, यार नाराज हो आप हमसे, कल मिले भी नहीं भाई साहब आप। चलिए मैं चित्र तो बना ही लेता हूँ। मैंने क्या बताया था तब तक? मैंने कहा था कि ऑर्थो सेंटर के केस में ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, ABC, ये हमने परपेंडिकुलर डाला था, ये हमने परपेंडिकुलर डाला था। हमने कहा ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा और साइन अल्फा लगाया था दोनों में। ये O पे कट कर रहा था, तो हमने कहा था कि साइन अल्फा बराबर होगा OD अपॉन OB। ठीक है, अभी ये लिख देता हूँ, ये पहले भी लिखा हुआ था। साइन अल्फा बराबर OE अपॉन OA। तो हमने कहा कि OA इंटू OD बराबर होता है OE इंटू OB। सिमिलरली आप लिख सकते हैं CO इंटू OF, अगर आप ये एक और परपेंडिकुलर बना देते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है वैसे तो, साइन से आ रही है। इस चीज़ पे सवाल पहले भी आता रहा है, आगे भी आएगा। मैं बता भी देता हूँ कि क्या सवाल आया और कब आया। एक सवाल ऐसा मेंस 2017 में आया था। ये सवाल आया था मेंस 2017 में।
दिखेगा नहीं आपको है, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो। और बड़ा करें, कितना आ रहा है? 7। तो बड़ा आसान सी बात थी, देखिए कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और पी एक्स एल्टीट्यूड था, क्यू वाई एल्टीट्यूड था, यही चीज़ थी। तो कितना कितना दे रखा था इन्होंने, इसने बोला था कि ये 6 है और ये 2, क्योंकि पूरी 8 है तो 6 दूनी 12 हो गया। अब ये 4 है तो ये 3 हो गया, तो क्यू वाई कितना आ गया? 7। तो ये बात है तो बहुत आसान, लेकिन ये है कि पता रहेगी तो डायरेक्ट जल्दी कर पाएंगे आप सवाल ना, ठीक है। चलो एक बहुत खूबसूरत सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। क्या है ये सवाल? उम्मीद है कि आप कर पाएंगे, ठीक है। ये सवाल देखना आप, आपके बस की बात है या नहीं। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, आया हुआ सवाल है किसी एग्जाम में, मैं देखा था 13, 14, 15 पे बहुत सवाल आते हैं, जिसमें AB 13 है, BC 14, AC 15 है, और D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, और E जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ BC विद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। यानी कि बेसिकली बात इतनी सी रहेगी कि AE एंगल बाइसेक्टर है, तो आपसे पूछ रहा है कि ADE का एरिया क्या होगा या किसके नज़दीक होगा, ये आपसे पूछ रहा है ADE का एरिया। बहुत ही गजब सवाल है, बेहद आसान भी है मेरे हिसाब से, ठीक है। हुआ क्या आप में से किसी से भी ये सवाल? एनीबडी एल्स? बेल्स, गाय बछड़ा? 3 किस किस का आ रहा है? एक ही बच्चे का आ रहा है पूरी क्लास में 3 इज द राइट आंसर। सोचो आप, पता है इस सवाल की जितनी भी बातें जरूरी हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप सवाल नहीं कर पा रहे, तो यही सेम स्थिति एग्जाम में भी होगी। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल पढ़े हुए आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे कभी। बहुत मुश्किल हालात हैं तब तो। देखें, इन्हें ट्राइंगल ABC, AB बराबर 13, इन्हें ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC, AB बराबर 13 और AC बराबर 15 और ये 14। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। अच्छा, D डिनोट द मिड पॉइंट ऑफ BC और लेट E डिनोट द इंटरसेक्शन ऑफ BC, यानी कि AE एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर है AE, तो सामने वाली भुजा को 13 और 15 के अनुपात में बांटेगा, यानी दिस विल भी छोटी, दिस विल भी बड़ी, ये 13 और ये 15। तो जो मिड पॉइंट होगा वो इसके इधर होगा या इधर होगा? इधर होगा। ये कॉमन सेंस आ रहा है बिल्कुल, तो ये मिड पॉइंट। अच्छा, आप एक बात समझ रहे हैं कि ये पूरी भुजा 14 है, पूरी भुजा, अरे रेशियो है तब भी बड़ी छोटी का तो पता लग रहा है, रेशियो से भी, रेशियो से ये नहीं पता लगता एग्जैक्ट साइड कितनी, लेकिन ये तो पता लगता है ना कि ये बड़ी है। अगर मैं ये कहूँ किसी लाइन में कि ये वाला पार्ट बड़ा है इससे, और फिर मिड पॉइंट पूछने लगूं, तो कॉमन सेंस नहीं है कि मिड पॉइंट इधर होगा, नहीं है कॉमन सेंस। मिड पॉइंट छोटे वाले हिस्से में कैसे हो जाएगा? पागल होने की गोली खाई है क्या? कहाँ मिलती है हमें भी बताओ। ये 13 और 15 है, और ये पूरी भुजा कितनी है? 14। तो 14, 13 और 15 28 होता है, और ये है 14, यानी आधा करना है बेसिकली। मैं ये कह सकता हूं कि ये 6.5 है, कह सकता हूं, और ये आधा मिड पॉइंट था, ये 7 है, तो ये 0.5 है, और पूरी 14 है। आगे निकालने की अब जरूरत नहीं,
यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इसका जो एरिया है, जैसे मैं जानता हूँ 84 होता है इसका एरिया, और बटेगा तो पूरी भुजा 14, और मुझे 0.5 वाला हिस्सा निकालना है, तो कितना आ गया 3। यही उत्तर है। आप मुझे बताओ कि क्या ये सवाल कठिन था? चीकू जी क्यों नहीं हुआ आपसे? क्या ये मुश्किल सवाल था? सिर्फ नया सवाल था, वो भी बहुत थोड़ा, कोई खास नया नहीं था। कैसे काम चलेगा बेटा बताओ आप? ऐसे तो फिर दिल दुखाने वाली बात हो रही है। मैं तो वैसे खांसी से दुख रहा हूं और आप कितना दुखाओगे? आपसे भाई साहब बताइए क्यों नहीं हुआ ये सवाल? क्या ये कंसेप्ट आपको नहीं पता कि ये 13-15 है तो ये 13-15 के अनुपात में बांटेगा एंगल बाइसेक्टर है? जानते हैं हम बेटा क्यों नहीं हुआ? और ये मिड पॉइंट दे दिया उसने, खत्म हो गई बात। कमाल की आप बात करते हैं। ये पता चल गया, अभी भी नहीं पता चला कि मैंने कैसे किया? अरे मुझे पता है पूरी भुजा 14 और एरिया इसी अनुपात में बटेगा। इसी अनुपात में बटेगा कि नहीं बटेगा? ऐसा सवाल कभी किसी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आसान है और आ सकता है। ऐसे ही तो वो कुछ नए सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। और क्या हो सकता है नए सवालों में? ऐसा नहीं कि वो कैट के सवाल पूछ लेंगे आपसे। कैट में तो 2 घंटे में 25 सवाल करने होते हैं। वहां तो सोचने के लिए टाइम बहुत ज्यादा है नहीं? इतने थोड़ी करने होते जितने एसएससी में करने होते हैं। 2 घंटे में 100, 1 घंटे में 34 करने होते हैं। बताओ, यहाँ 2 घंटे में 100 करने, जमीन आसमान का अंतर है। पता नहीं आप लेकिन नहीं चल पा रहे हो। अगला सवाल देखो आप, एक और सवाल पूछ रहा हूं ऐसे ही। करते रहो आप, कठिन करो, देखना आपको खुद ही एक दिन आभास होगा कि आप सरल सवालों से दूर होते चले जाओगे। भागते रहो आप आलिया भट्ट के पीछे, आपकी ड्रीम गर्ल छूटती चली जाएगी, ना वो मिलेगी नहीं है। इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में साइड एसी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी मीट इन पॉइंट डी एंड बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। इफ एडी बराबर 9, डीसी बराबर 7, व्हाट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीडी। एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ सवाल ठीक है कि नहीं। हो गए सारे सवाल? ये भी हो गया। गलत आ रहा है मैम, सीधे सीधे गलत आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए थोड़ा मुश्किल तो है ही सवाल, कोई बात नहीं, लेकिन कोसाइन रूल पढ़ चुके हैं आप? आपसे क्यों नहीं हुआ भाई? तो यार क्या स्तर गिर गया एकदम बिल्कुल। फिर हमें भी लगता है कि क्या मतलब है। सवाल ये कह रहा है किसका एंगल बाइसेक्टर है? बीसी का। ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, बीसी का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे इसको डी पर मिलता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये दूरी बराबर होगी और ये परपेंडिकुलर भी होगा। यही मतलब है ना इस बात का। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल बराबर होगा। ये भी क्लियर है या नहीं? अच्छा, हमें क्या क्या दे रखा है सवाल में? एडी 9 और डीसी 7, यानी कि हमें ये 9 दे रखी है और ये 7 दे रखी है। क्लियर है ये बात या नहीं? बोलो क्लियर। अच्छा आप बताओ कि अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये 9 और 7 के अनुपात में ही होगा, यानी कि मैं इसको 9 के और 7 के मान सकता हूँ, 7 के मान सकता हूँ इसको, यानी बोलो 7 के मान सकता हूँ। ये तो इसको 3.5 के मान सकता हूँ, बोलो मान सकता हूँ। अच्छा अब आप एक चीज मुझे यहाँ से देख के बताओ कि इस ट्रायंगल में कॉस सी कितना होगा बेटा? कॉस सी बता सकते हो? 3.5 के बटे 7 यानी k/2 होगा। होगा या नहीं होगा? कॉस सी k/2 होगा। सही लिखा है या नहीं? सही लिखा है। अच्छा मैं पूरे ट्रायंगल में आपसे कॉस सी पूछूं तो आप निकाल सकते हैं पूरे ट्रायंगल में कॉस सी कितना होगा? 49 k² प्लस 9 और 7 16, यानी कि इसका मतलब 49 k² प्लस
256 माइनस 81 बटे 2 गुणा 7 के गुणा 16, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 16 में 7 112 अच्छा 112 अगर यहाँ से इधर जाके कुछ घटेगा बढ़ेगा तो कितना होगा बता सकते हैं? 112 प्लस 81 माइनस 49 बराबर 256। कोई सॉल्यूशन कर सकता है? कितना आएगा? 49 अगर इसमें से जाएगा तो 32 आई थिंक बचेगा, नहीं 32 144, तो के कितना आ गया 16/12 यानी कि 4/3 के 4/3। अच्छा इसने पूछा क्या? ABD ट्राइंगल का एरिया पूछा है। ABD तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। अच्छा ये वाला, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है। किस ट्राइंगल का निकालना चाह रहे हो आप? हाँ वो 7 और 1 में तो बढ़ जाएगा ना, वो आसान है। मैं कह रहा हूँ इसका एरिया निकालना आसान है ना। इसका एरिया कैसे निकल आएगा? सब कुछ तो बताइए हमें। जैसे मैं ये कह सकता हूँ साइन से भी निकल आएगा ना इसमें। बोलो कैसे निकालोगे एरिया? जैसे आपने के का मान निकाल लिया 4/3, तो परपेंडिकुलर निकाल लो, या तो भाई वही एक तरीका है कि आप परपेंडिकुलर निकाल लो, फिर उसके लिए पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। फिर आपको अब लगानी पड़ेगी पाइथागोरस, कुछ तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर मैं 3.5 में यहाँ 4/3 रख दूँ तो ये शायद 14/3 आ जाए, 14/3 आ जाएगा। ये 14/3 आएगा। ये कितना आएगा परपेंडिकुलर? इसको आप 1 मान लो और इसको 2/3, तो 1 माइनस 4/9 यानी कि √5/3, 7 और √5/3 ये आ जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ BDC ट्राइंगल आइसोसेलेस है। हाँ हाँ हो जाएगी फिर। तो मतलब एरिया निकालने के लिए बता रहे हैं ना आप, ये तो करना ही पड़ेगा ना, या ये भी नहीं कर रहे? हाँ उसके बाद वो तो मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये परपेंडिकुलर भी और इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा हो सकता है, यानी कि ये दूरी और ये बराबर होगी तो ये भी 7 होगा। तो हीरोज फार्मूला लगाने की बात कर रहे हैं आप? नहीं वो भी तो कोई हीरोज फार्मूला भी तो कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। इससे अच्छा तो यही सही है। ठीक है, ये मैंने सही निकाला है नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 7√5/3 नीचे 3 आ रहा है ना। ठीक है, हाँ 9 बचा है, √5 पे रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो इसका एरिया आ जाएगा BDC का एरिया होगा 1/2 इंटू 7K का मतलब 7 चौक 28/3 गुणा 7√5/3, ये आ गया। अब मुझे ABD निकालना है। ABD तो मुझे पता है कि ABD निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूँ ये 7 की वैल्यू है और मुझे 9 की चाहिए, यही तो मतलब है इसका। तो आपने इसको 14 से कर दिया, तो ये 14 गुणा 7 √3 √5/9। आप कहोगे ये 7 की वैल्यू है और हमें कितने की चाहिए? 9 के। तो 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 14√5। यही उत्तर आ रहा है। पहली बार करेंगे किसी भी सवाल में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जो हो सकता है इसी ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछ ले, इसका ना पूछे। मतलब इसमें से आधा सवाल एटलीस्ट पूछा जा सकता है, पूरा भले ही ना पूछा जाए लेकिन आधा सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। हो सकता है खाली आपको साइड निकलवा के ही छोड़ दे, आपसे साइड पूछ ले BC कितनी होगी, साइड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। के की वैल्यू अभी रिपीट कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? के की वैल्यू, अच्छा के की वैल्यू की बात। के की वैल्यू के बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये पता लग गया मुझे, एक सेकंड पेन बदल दूं मैं। के की वैल्यू के बाद ये मुझे पता लग गया, 3.5 में मैंने डाला, ये 7 था तो मैंने पाइथागोरस लगा दी। मैं पाइथागोरस कैसे लगा? तो मैंने देखा कि यार ये इसका 2/3 है, यानी ये 1 है और ये 2/3, तो मैंने डायरेक्ट इसी में लगा दी, तो ये आ गया √5/3। तो मैंने 7 से गुणा कर दिया फिर वापस, तो 7 √5/3, तो ये परपेंडिकुलर आ गया।
अब ये परपेंडिकुलर आ गया, बेस पता था तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, और हमें पता है इन दोनों ट्रायंगल का एरिया 9:7 में बटेगा, तो वो बांट दिया। ठीक है, क्लियर है बात? और बताइए कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है क्या? ये हीरोज फॉर्मूला से, हाँ वैसे भी निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो वो वाले भाई साहब भी तो यही बात कर रहे थे ना, आप भी, कि इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाने की बात कर रहे थे ना। हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई, एकदम लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। जैसे अगर आपने ये बात पता कर ली कि ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये भुजा 7 है, ये भी 7 हो जाएगी। ये 9 आपके पास है, और ये इसमें 4/3 रखेंगे तो ये भी कितनी आ रही है, 12। तो 12, 7, 9 में आप हीरोज फार्मूला लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा, 12, 7, 9 में हीरोज फार्मूला लगाएंगे, डेल बराबर अंडर रूट समथिंग बराबर 14। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, फिर आप कैसे निकालना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू, नॉट अस। अच्छा थोड़ी सी बातें एक्स सेंटर के बारे में जानेंगे। ₹14.5 इसका उत्तर आ रहा है, एक्स सेंटर। इससे पिछले वाला सवाल बहुत अच्छा था, क्यूट था। एक्स सेंटर ये थोड़ा बदमाश सा था, बाहा केंद्र। देखिए एक्स सेंटर पे जो सवाल है वो जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसे कि ऐसी पेपर में है, घुमा फिरा के सवाल पेपर में आ रहे हैं एक्स सेंटर पे। कैसे? एक्स सेंटर होता क्या है, दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां कट करते हैं, ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि इन दोनों एंगल बाइसेक्टर का हमने वो निकाल दिया, इन दोनों का हमने निकाल दिया, पी पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इसको अगर आप ये मिलाओगे तो ये भी गारंटी से एंगल बाइसेक्टर ही होगा। जैसे आपको पता है कि दो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां काटते हैं, तीसरा भी जहां काटेगा वो भी एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये जो बनता है, ये जो सर्किल बनता है, दिस सर्किल इज कॉल्ड एक्स सर्किल। देखिए जो घर में रहता है वो एक होता है और एक्स कई सारे हो सकते हैं, तो इसमें भी यही है कि जो इन सर्किल होता है वो एक होता है और एक्स सर्किल कई सारे हो सकते हैं। एक इन भुजाओं को भी टच करते हुए एक्स सर्किल बन सकता है, इन दोनों भुजाओं को भी टच करते हुए एक्स सर्किल बन सकता है। एक्स सर्किल बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, एक्स सर्किल की भी या एक्स सेंटर की भी क्या खासियत क्या खासियत है कि इसकी दूरी, ये जो दूरी होती है R1 इक्वल होती है, ये दूरी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, तभी एक्स सर्किल बनेगा, एक्स सेंटर बनेगा। बिना इक्वल के नहीं बन सकता। ठीक है दोस्त, ओके। अच्छा मैं इसके बारे में और बातें बताता हूँ। अब आपको तो पता ही है इनके सबके छोटे छोटे प्रूफ क्या बताऊँ। जैसे ये BPC जो होता है, ये 90 - a/2 आ जाएगा, सबको याद होता है, लेकिन जब सवाल आता है ना तो लगा नहीं पाता बच्चा। मेन बात वही है कि आप अप्लाई कर पाते हो। 90 - a/2 सबको पता है कि जो एंगल BPC होगा, ये B पॉइंट है, ये C है, ये A। तो एंगल BPC कितना आता है ये पता कैसे चलता है। जैसे ये एंगल B है तो ये 180 - B होगा, 90 - B/2, 90 - C/2 कितना आ जाएगा, 90 - a/2 ये आ जाएगा। अच्छा रेडियस कैसे निकालते हैं इसकी, तो आप क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल के प्लस BPC ट्राइंगल को जो एरिया होगा वो ABP प्लस ACP के बराबर होगा या नहीं, बताइए। मैंने ऐसे बोल दिया कि इन दोनों का एरिया और फिर इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो अगर आप ये एरिया इक्वल रखते हो, जैसे आपसे मैं कहूँ ABC का एरिया, तो आप बोल दोगे डेल होगा, डेल। फिर मैं बोल दूंगा BPC का एरिया, तो आप बोलोगे ये भुजा A है, ये BAC, तो हाफ AR1 हो जाएगा, हाफ AR1। और ये कितना होगा, ABP हाफ BR1 प्लस हाफ CR1। देखिए इनका जो परपेंडिकुलर है वो बाहर आ रहा है ट्राइंगल से, और ऐसा हो सकता है। ट्राइंगल का बेस तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन उसकी हाइट क्या है, बाहर आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दोनों तरफ हाफ AR1 जोड़ देते हो,
अगर आप दोनों तरफ हाफ AR1 जोड़ देते हो दोनों तरफ, तो आप पाओगे कि ये आ जाएगा डेल प्लस AR1 बराबर R1 कॉमन आएगा, अंदर S बच जाएगा। यानी डेल कितना आ गया, R1 इंटू S माइनस ए। जैसे हमने पढ़ा था R इंटू एस, अब क्या आ गया S माइनस ए। यानी एक्स सर्किल जिस भुजा को भी टच करेगा तो माइनस कर देंगे उस भुजा को, अगर B को टच कर रहा होगा तो B को माइनस कर देंगे। इस फॉर्मूले पे अभी तक सवाल नहीं आया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आ सकता है। तो R1 R2 R3 तीन होती है। R1 डेल अपॉन एस माइनस ए आ गया, R2 डेल अपॉन एस माइनस बी आ गया, R3 डेल अपॉन एस माइनस सी आ गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनडायरेक्ट सवाल एक्स सेंटर पे क्या क्या बन सकते हैं। आप कभी पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाते हैं? मतलब कभी तो गए होंगे अपनी लाइफ में, कभी गए होंगे। कभी ऐसा हुआ कि आपने मूवी 2 बार में देखी, एक सुबह का सो लिया था, आधी देख ली थी, फिर आपने शाम को देखी हो, या पूरी एक बार में देख कर ही उठते हैं? पूरी एक बार में देख कर उठते हैं। अच्छा, आप अगर कभी घर पे लैपटॉप पे मूवी देख रहे हैं तब कभी देख पाए पूरी एक बार में? कितनी बार उठते होंगे बीच में पानी पी लिया। सेम ऐसी क्लासेस का भी है। अगर आप यहाँ लाइव बैठ के पढ़ेंगे तो 2 घंटे कितना पढ़ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आप ये देखते रहेंगे अरे मैं वीडियो से पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, फिर सालों निकल जाएंगे ऐसे ही चप्पल चटकाते रहेंगे और घिसते रहेंगे। जैसे कि इस बैच के मैक्सिमम बच्चे वही कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे इस बैच के क्या कर रहे हैं कि वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि हमने वीडियो का एक्सेस दिला दिया कि ठीक है वो वीडियो देखो, वो चलता रहेगा। मुझे पता है अगली बार फिर मिलेंगे हमसे, हेलो हाय कैसे हो, अच्छा हुआ नहीं था पिछली बार, कोई बात नहीं। जो चीज़ जितना ज़्यादा मैक्सिमम या लाइव में बैठ के 2 घंटे में आप खत्म कर लेंगे, वो वीडियो में ख़त्म करने में 5 घंटे लगते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। नहीं हो पाता, अरे लगता चल ठीक है। तो यहाँ पे कई बार आपको होती होगी इरिटेशन, लेकिन क्या है कि फिर बातों में लग गया, फिर कोई सवाल आ गया, तो कैसे कैसे करके 2 घंटे बीत जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ सोच के नहीं बैठे कि 2 घंटे बिताने ही है। और वीडियो में पता होता है यार ये 2 घंटे में ख़त्म होगी, बार बार लगता है कब ख़त्म होगी कब ख़त्म होगी। तो आपके हाथ में, आप भी अगर उन्हीं की राह पे चलेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। जैसे ये सवाल मेंस में आया था, अब ये सवाल एक्स सेंटर पे था, लेकिन एक्स सर्किल ऐसे बना दिया कि पता ही नहीं चल रहा है एक्स सेंटर पे। देख लो इधर, इनसे दोस्ती हो गई है क्या आपकी? सही है यार, भिवानी और भागलपुर मिल गए। स्टार्टिंग का वो सेम था भय। अब देखिए ये सवाल करने में बड़ा तरकीब लगा रहे थे लोग, बड़े लोग सॉल्यूशन इसके भी देते हैं, बच्चे भी, जबकि कुछ नहीं है। मैं साफ साफ ये कह सकता हूँ कि ये एक ट्राइंगल है AQR, और ये इसका एक सर्किल है, और ये एंगल हम जानते हैं कि 90 माइनस a/2 होता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 22.5 घटेगा 90 में से कितना आ जाएगा? अरे मैंने क्या बोला, घटेगा 90 में से तो कितना आ जाएगा? 67.5। पूरी बात सुनते ही नहीं है। तो इस पे कभी डायरेक्ट नहीं आएगा सवाल, मैं आपको बता दूं। एक सवाल लिखेंगे ऐसे ही, जैसे ऐसे बना दिया हमने। ये भी एक्स सेंटर पे सवाल है, दिमाग में आने के ऊपर है। ये एंगल थीटा पूछ रहा है आपसे, क्या होगा एंगल थीटा? कितना आ रहा है? अब देखिए भूल जाते हैं आप, यही आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम है। क्या यार चीकू जी, देखो इधर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये 59 है, ये कितना होगा 59, क्योंकि ये 62 है तो 118 है। अच्छा ये कितना होगा? ये भी 68। तो आपने देखा कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ कट कर रहे हैं, तो तीसरा भी जो कट करेगा वो भी एंगल बाइसेक्टर होगा।
तो ये 44 और 62 106 बचा 74, ये दोनों 37 37 के हो गए। अब ये 44 है 37 का एक्सटीरियर है, कितना हो गया 81, ये उत्तर है। तो आपने देखा कि एक्स सेंटर पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब एक्स सेंटर बेसिकली है क्या कि घुमा फिरा के पूछेगा, डायरेक्टली नहीं देगा आपको कि एक्स सर्किल है एक्स सेंटर है, वो घुमा फिरा के ऐसे, तो आपको देखना है सवाल में, खुद पकड़ना है ये चीज कि एक्स सेंटर होगा। कॉन्ग्रुएंसी आप में से सब लोग जानते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? त्रिभुज के सभी अंग समान हो जाए, आस सास 555, ये 3 प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। दो एंगल और उनके बीच की भुजा अगर किसी दूसरे त्रिभुज के दो एंगल और उसके बीच की भुजा के बराबर है तो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर उनका सब कुछ बराबर होगा, सारी भुजाएं सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के, सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक सवाल लिखिए छोटा सा कि एक त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AD परपेंडिकुलर है BC पर, BE परपेंडिकुलर है AC पर, AD एंड BE कट एट F, एक दूसरे को F पर काटते हैं। यदि BF बराबर AC तो एंगल ABC का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये इस बार के प्री में आया क्वेश्चन है। हाँ, आपने तो शायद पूछा था ये, तभी तो गुस्सा आ गई थी। ये आ गया क्या सवाल का उत्तर? नहीं आया, मतलब अब आपसे प्री के सवाल भी नहीं होंगे, तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो अभी मेंस की? मेरे हिसाब से आपको 2020 प्री के लिए तैयारी करनी चाहिए। यू शुड प्रिपेयर फॉर 2020 प्री CGL। बहुत हालत खराब है, तो आप प्री वाली वीडियोज क्यों नहीं देख के आ रहे हो, ये बताओ मुझे। टाइम नहीं मिल रहा आपको? कुछ तो देखो यार, आप ऐसे करोगे तो बेकार है। आपके पास फैसिलिटी, आप फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो। ABC एक ट्राइंगल है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD परपेंडिकुलर है BC पे, और BE परपेंडिकुलर है इस पे। F पे कट करते हैं और BF बराबर AC। तो आप जब भी कभी ऐसे दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं तो आप देखो तो सही कि मैंने BF किस ट्राइंगल की है, BFD, और AC किसकी है, ADC के। तो आपने खुद ही बोला कि यार ये दो भुजाएं बराबर हैं, BF और AC बराबर है। अच्छा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा है और ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, और ये ऊपर अल्फा। तो होगा या नहीं होगा बताओ? तो आप देखो कि 90 के सामने की भुजा AC, इसमें इसके सामने की भुजा BF बराबर है, और उस पे जो दो कोण बन रहे हैं, अगर मैं इस BF की बात करूं तो इस पे कौन से कोण है, अल्फा और 90 अल्फा, और इसमें भी अल्फा और 90 माइनस अल्फा, यानी दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। BFD कॉन्ग्रुएंट हो गया ADC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब कुछ बराबर होगा या नहीं होगा? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा कौन सी है, BD, उसमें 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा कौन सी है, AD, यानी कि BD और AD भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर BD और AD भी आपस में बराबर होंगे और ये 90 डिग्री का कोण है तो ये 45 के होंगे या नहीं? और यही पूछा हमसे सवाल में कि ये कितना है, ABD 45 आ गया। तो ये कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लगाना नहीं सीखोगे तो भर दो फॉर्म सन्यास का, ले लो सन्यास, वही ठीक है। पिंकी जी आपको आ गया सवाल समझ? हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कर लिया था आपने? वेरी गुड वेरी गुड, आप बहुत मेधावी छात्रा हैं, ऐसे ही होना चाहिए। आगे वाले पेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप मेहनत नहीं करना चाहते यार, देखिए बिना मेहनत के तो किसी को भी कुछ नहीं मिला, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मिलने के बाद भी उस फिर संपत्ति को संभालने के लिए, उस इज्जत का जो ऑरा आप बना लेते हैं उसको संभालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं कि एक बार सफलता मिल गई तो बस बैठ के खाते रहो, ऐसा कुछ नहीं है।
उसको संभालने के लिए भी। मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री बन के दोबारा बनने के लिए फिर से मेहनत, सारी चीज़ें उस चीज़ को संभाल के रखने के लिए करनी पड़ी फिर से। हर वो आदमी मेहनत करता है, हर आदमी मेहनत कर रहा है, बिना मेहनत के कुछ है ही नहीं। एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है। मैं यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर था और हमने खींच दिया। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसमें ए बी बराबर दे रखा था AC, और AD एंगल बाइसेक्टर दे रखा था। चाहे तो ऊपर लिख भी देना यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग समता का सबसे अच्छा यूज क्या है ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, आप जान रहे हैं। अगर मैं दो ट्रायंगल ले लूं जिसमें AD तो कॉमन है, एंगल BAD बराबर है एंगल CAD, और AB बराबर AC दे रखा है, तो आपने देखा कि ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इनका सब कुछ बराबर होगा। सब कुछ बराबर होगा कैसे? BD बराबर होगा CD के, एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC, और दोनों का सम 180 होता है तो 90-90 हो जाएगा। यानी कि देखिए आपको मेनली बात क्या याद रखनी है, मैंने बताया क्यों है ये, मैं इतने से मैं बताता हूँ कि देखिए चार बातें आपके सामने। पहली AB बराबर AC, जिसका मतलब एंगल B बराबर एंगल C भी हो सकता है, ये एक ही बात है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, जानते हैं। दूसरी बात AD एंगल बाइसेक्टर है। तीसरी बात AD मीडियन, मीडियन का मतलब BD बराबर DC। चौथी बात AD परपेंडिकुलर BC पे। अगर इन चारों बातों में से कोई भी दो बातें होंगी तो बाकी दो अपने आप हो जाएंगे, ये आपको कंठस्थ रखना है। 2 आउट ऑफ ऑल 4 अगर होंगी तो ऑल विल बी 4 राइट, ठीक है भाई। तो चारों की चारों सही होंगे। ये बात बहुत जगह काम आने वाली है, बहुत सारी जगह ये बात क्या होगी, काम आएगी। आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल पूछते हैं, ठीक है। अभी पिछले सवाल में भी यही बात यूज आई थी ना कि वो परपेंडिकुलर था, तो ये बात बहुत जगह यूज आएगी। कि मेंस की क्लास का ही मतलब ये है कि आपको बस नरिश करना है, आपको आता सब कुछ है, उसको और धार देनी है। लेकिन अगर आपको आता ही कुछ नहीं है तो क्या हम धार दे पाएंगे? ब्लेड को पहना कर सकते हैं हम, लेकिन आप सनासी दे दो और कहो कि इसको ब्लेड की तरह बना दो तो थोड़ी कर पाएंगे, सालों लग जाएंगे हमें घिसते घिसते, हम खुद घिस जाएंगे। 51 54 याद करके आएंगे चीकू जी? गलत जवाब है बिल्कुल। 54 तो सवाल में ही दे रखा है ऑलरेडी, आपने वही बता दिया। 170 है, हाँ वाह। तुम 200 से ऊपर क्यों नहीं पहुंचा देते एंगल को? 170 है, कुछ भी 40। बेटा यू आर सो इंटेलिजेंट। अभी करी थी ना आपकी तारीफ, फिर से सेम समझ लो। एक ट्राइंगल है PQR, PQR, और PQ का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसको S पे मिल रहा है, बाइसेक्टर है ये इसका। तो अब आप ही देख लीजिए एक चीज, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे कि यार ये इस पे परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि अभी तो बताया था दो चीजें होंगी तो बाकी सब भी होंगी। ये एंगल कितना दे रखा है, दिख नहीं रहा मेरे को, 46, ये 54, तो ये 100 आ गया, यानी 50-50 हो गया। तो ये 90 है और ये पूछा है कितना आ गया, 40, ये उत्तर। तो क्या मुश्किल था? तो चलो आप हर सवाल पे ये कहते हो नहीं नहीं मुश्किल नहीं था, फिर आपसे क्यों नहीं होते सवाल में पूछ रहा हूं? कब होंगे बताओ, दुख सा लग रहा है मेरे को बहुत।
ये सवाल भी मुझे लगता है कि पेपर में आना चाहिए, आया नहीं, इतने दिन हो गए, तो ये भी एक बार देख लीजिए। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, ये भी ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अच्छा सवाल है बहुत। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। एडी एंगल बाइसेक्टर है 80। एक होती है सरम, एक होती है हया, दोनों में से कोई भी नहीं है आपके पास। देख लीजिए, मत करिए, आपसे नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है, पहले वाले सवालों से मुश्किल है। नहीं होगा तो रहने दो, मत ट्राई करो, बस देख लो एक बार इधर कि कैसे सोचते हैं। जैसे ए बी बराबर सी डी दे रखा है, ए बी बराबर सी डी दे रखा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सी डी किस ट्राइंगल की भुजा हो सकती है। तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि उसके लिए आपको डी को ई से मिलाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि सी डी ई की भुजा हो सकती है। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को अल्फा अल्फा मान रहा हूं तो ये अल्फा होगा क्योंकि इसका डबल है, और इसको मुझे मानना पड़ेगा बीटा बीटा। आपने देखा कि अगर ये अल्फा अल्फा है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, और ये सवाल में बराबर दे रखी है। तो मैं वही आपसे कह रहा था कि ये जो दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये किस ट्राइंगल की हैं। तो आपका जवाब निकल के आया है जी, एक तो ए बी की दोनों भुजाएं और एक सी डी की। फिर आपने ये भी कहा कि दोनों भुजाएं तो बराबर हैं ही हैं, उनके बीच का कोण भी अल्फा बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। हो गए या नहीं हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पबजी, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप बताइए इनका तीसरा कोण भी बराबर होगा, तीसरी भुजा भी बराबर होगी। तो तीसरी भुजा ये है एक जिस पे लगा हुआ है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये बीटा है, तो ये भाई साहब भी बीटा होंगे। ये जो भुजा है जिसके ऊपर दो डंडे खींचे हुए हैं, इसके सामने का कोण क्या है, तो ये जो दो डंडे खींचे हैं इसके सामने का भी क्या होगा, टू बीटा, सेम होगा ना। या तो ऐसे बोल दो या ये बोल दो, एक डंडा और तीन डंडे के बीच का कोण, एक डंडा और तीन डंडे के बीच का कोण कितना है, टू बीटा। तो यहाँ भी एक डंडा और तीन डंडे के बीच का कोण कितना होगा, टू बीटा। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोल दो, बीटा प्लस टू बीटा। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और ये बीटा प्लस टू अल्फा भी होगा, होगा या नहीं। तो बीटा से बीटा कट गया और टू से टू, अल्फा बराबर बीटा आ गया। मैं तो ये कहूँगा जब आप पेपर में सवाल देखे तो इतना सब मत करना, समझ जाना, जैसे अल्फा बीटा मानो याद आए आपको तो समझ जाना कि इक्वल हैं दोनों। और इक्वल के केस में क्या होगा, 5 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा कितना आ गया, 36। अगर ये 36 है तो एंगल बी कितना आ जाएगा, बात कहा था कि अल्फा बीटा अगर दो एंगल है तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे, ये बोलना चाहती हो। और हाँ, मल्टीपल में होगा, ये तो मैं बोलता ही हूँ हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल। ए बी और सी डी, आपको रोज ही कुछ ना कुछ पूछना होता तो आप आगे क्यों नहीं बैठते, मुझे समझ में नहीं आता। कल से आप आगे बैठना। नहीं नहीं, वो मैंने इसमें थोड़ी गई थी यार, आप तो कुछ भी ऐसे कहीं भी। आप बताओ, ये वाली भुजा इसके बराबर थोड़ी ना हुई है। मैंने जो चार चीजें कही तो उन चार में से दो आप यहाँ पे गिनवाओ मुझे, कौन सी हैं वो दो। ए बी बराबर सी डी के, तो सी डी तो पूरी भुजा ही नहीं है, वो एक ही त्रिभुज में कही थी मैंने कि जो चार बातें हैं वो एक ही त्रिभुज में अगर कोई दो हैं तो बाकी की दो भी हो जाएंगी। आप तो मिलावट कर रहे हो जी चीजों में, यू आर डूइंग मिलावट। गाय तो आप अच्छे हो, लेकिन और अच्छा बनना पड़ेगा भी आपको। अरे राम, इसका नहीं, इसका साइन रूल का सॉल्यूशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सॉल्यूशन एक सवाल के अनेक अनेक हो सकते हैं ये, लेकिन ये तो वो सवाल है कुछ जैसे फिक्स है कि ये सवाल आ सकता है, बहुत कॉमन है, आया हुआ है किसी एग्जाम में, तो ऐसे सवालों में याद रख सकते हैं बस, और क्या। अच्छा, अभी हम जो पिछला एक सवाल कर रहे थे, एक पिछले सवाल पे आते हैं वापस से। कौन सा था जिसमें हमने कॉस वॉस लगाया था काफी, ये था क्या, ये वाला ना। हाँ, इस
सवाल को देख रहा था मैं, एक और तरीके से मेरे दिमाग में आया, अभी मैं बताता हूँ। ये वाला तरीका मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा, और क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो रही है इस सवाल में ना, तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि अगर कोई सवाल का सॉल्यूशन बहुत लंबा होने लगे तो समझ लो कि सवाल एसएससी से बाहर गए, फिर वो एसएससी में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका छोटा सॉल्यूशन हमें ना पता हो, ये भी तो हो जाता है ना, कई बार हमें नहीं पता, हमें लगता है यार ये तो लंबा है। जैसे इस सवाल का भी ये कर सकते हैं एक तरीका, अभी मैंने किया तो नहीं है लेकिन दिमाग में आ रहा है। ए बी सी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर था ना, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर था। तो आपने कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर अगर इसको कट कर रहा है तो आपने खुद ही कहा कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, नहीं? तो अगर हम ये कहें कि ये एंगल थीटा है तो आप कहेंगे ये भी थीटा होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी थीटा होगा। तो अच्छा ये कितना होगा? 2 थीटा होगा। और ये कौन सा पॉइंट है दोस्त? डी। तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी है और एक ट्रायंगल ए डी बी है, तो आपका जवाब होगा कि जी इसमें 2 एंगल बराबर हैं, थीटा और 2 थीटा। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे या नहीं, ये बताओ, बोलो, हो जाएंगे नहीं? बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे, पक्का। अच्छा क्या क्या दे रखा है मैं सवाल में? AD 9 और ये 7, और भी कुछ दे रखा है? और कुछ नहीं रखा। अच्छा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसमें 2 थीटा के सामने की कौन सी भुजा है? AB। और इसमें 2 थीटा के सामने की कौन सी है? 16, बराबर। अच्छा इसमें थीटा के सामने क्या है? 9, और इसमें थीटा के सामने AB, तो AB कितना आ गया यहाँ से? 12 आ गया। अब AB अगर 12 आ गया, और अभी बात की थी आपने कि AB 12 आ गया और ये 9 था और ये 7 था, तो ये 7 हो ही जाएगा उससे, तो 12 9 7 अब आ गया। अब हम हीरोज फार्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया डेल बराबर कितना आ जाएगा? 12 9 और 7 16 और 12 28 हो गया। 28 का मतलब 14, 14 को 12 से घटाऊंगा 2, 7 और 5, तो आपने देखा 1 14 बाहर आ जाएगा, 14√5। ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन होगा इस सवाल का। लेकिन इस सवाल में क्या है कि BC नहीं फाइंड आउट हुई, नहीं, लेकिन कर सकते हैं, वो भी अब निकाल लेंगे, तो वो तरीका भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, और ये वाला भी, ये लेकिन ज़्यादा सही है। कुछ नहीं मंगाना, बस नाक चल रही है, इसका बंद करो, कुछ खांसी ना है ऐसा कुछ मंगाओ, तो आ गए हम तो बीमारियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? सिमिलरिटी, आप सब जानते हैं सिमिलरिटी क्या होती है जी? जानते हैं सब सिमिलरिटी क्या है? तो सिमिलरिटी के कुछ खूबसूरत से सवाल करते हैं, बता देता हूँ फिर भी एक बार। कॉन्ग्रुएंसी आपको पता चल गई कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? सभी अंग समान, जैसे आप और आपके भाई एक ही समय पर जन्म लिए हैं, ट्विन्स हैं, बिल्कुल बराबर हैं, देखने में भी एक जैसे लगते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कोई आपको कहता है कि आप अपनी मम्मी पर गई हैं, इसका मतलब आपकी मम्मी तो काफ़ी बड़ी हैं, आप अभी बच्चे हैं, इसका मतलब आप उनके सिमिलर हैं। जैसे बड़े अमिताभ बच्चन का टीवी में एज इट इज दिखना, उसी अनुपात में कंप्रेस कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा आदमी छोटा हुआ है कि नहीं? रामायण में देखते होंगे हनुमान जी एक साथ ऐसे खड़े होते जा रहे थे, पूरी दुनिया नीचे रह गई, देखा ऐसे आपने? सब झूठा है, ठीक है, सब कैमरे का कमाल है, सच्चाई में थोड़ी ऐसा होता है। पहले होता हो अलग बात है, अब तो नहीं हो सकता। पहले तो रावण की बात भी ऐसा जहाज था, बताते हैं कि ऐसे हाथ कर दिया तो ऊपर चलने लगता था, नीचे चलने लगता था। बताओ, रावण के पास था ऐसा जहाज, हमारे आपके पास हो जाए, किस किस को बिठा के और कहाँ ले जाएंगे बस भगवान ही जानता है। तो जहाज हो भाई, कहीं किसी की भी छत पे उतार दिया, खैर कोई बात नहीं, होगा कभी। सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी आप जानते हैं कि कोई भी 2 एंगल अगर बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। और जैसे अब एंगल बराबर हो गए तो आपको पता है ना कि किसी भी ट्रायंगल में अल्फा बीटा गामा है, दूसरे ट्रायंगल में भी अल्फा बीटा गामा है, और हम ये जानते हैं कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का अनुपात उनकी भुजाएं होगा ABC। तो यानी कि दोनों में अल्फा बीटा गामा है, उसमें भी इसमें भी, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो जो साइन रूल का नतीजा है उसी का नाम हमने सिमिलरिटी दिया हुआ है। अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया ABC और DEF, अगर मैंने बोल दिया कि ये सिमिलर हैं, जो सिमिलर का साइन होता है वो होता है ABC सिमिलर DEF,
इसका मतलब कि ए बी एवरी करस्पॉन्डिंग, जैसे वहां पे हमने बोला था एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल कॉन्ग्रुएंसी में, यहाँ पे बोलते हैं कि एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, हर चीज का रेशियो, ए बी का डी ई से अनुपात, बी सी का ई एफ से अनुपात, ए सी का डी एफ से अनुपात, हाइट का अनुपात, मीडियन का अनुपात दोनों की, पेरीमीटर का अनुपात, कैपिटल R1 R2 का अनुपात, स्मॉल R1 R2 का अनुपात, सारे रेशियो बराबर होते हैं किसके, अंडर रूट डेल वन अपॉन डेल टू, एरिया का अंडर रूट, क्योंकि एरिया क्या है, स्क्वायर यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको पता होगी, ये सब बेसिक बातें यार, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है। बाकी हमने आपको प्री पढ़ने का भी ऑप्शन दे ही रखा है, आप प्री की सारी वीडियोज देख सकते हैं, आप देखते हैं आई थिंक, वहाँ तो सारा कुछ समझ आता होगा बिल्कुल बाकायदा, मैं सीक्वेंस से बताता हूँ कैसे पॉइंट लाइन एंगल से शुरू हुआ और ट्राइंगल तक पहुँचे, बहुत आराम आराम से ना। सवाल आप पाएंगे कि मेंस में आप प्री से ज़्यादा करेंगे, और सोचो आप, और वहाँ पे 6 महीने में ख़त्म कराते हैं, हम यहाँ सिर्फ 2-2.5 महीने मिल रहा है और सवाल ज़्यादा भी कर रहे हैं, तो स्पीड तो उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। पेरीमीटर पूछ रहा है बीडीसी का और एबीसी का। थेल्स थ्योरम सब बच्चों को बताएं। थेल्स थ्योरम ये होती है कि भाई ये अगर एक ट्राइंगल है और ये डीई पैरेलल लाइन खींचिए एबीसी, तो हम कहते हैं कि डीई अगर पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी। अगर हम कहते हैं डी मिड पॉइंट है तो ई भी मिड पॉइंट होगा, अगर दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये सब छोटी छोटी सी बातें पता है आपको या नहीं पता? पता है ना? नहीं पता तो घर बैठो, आपने जी कल प्रॉमिस किया था कि पढ़ के आएंगे, क्या रहा? पढ़ के आए आज? ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है फिर? 16/25। वेरी गुड। आप कैसे निकाल देते हैं इतनी फास्ट, बाकी बच्चे नहीं कर पाते? गलत है वैसे आपका उत्तर। क्या कर रहे हैं मुझे बताइए तो थोड़ा बहुत कि क्या अप्रोच लगा रहे हैं आप, बताइए फिर क्या होगा। उससे क्या होगा वही जानना चाह रहा हूँ, वो आपको नहीं पता उससे क्या होगा, फिर क्या पता है? अगर इत्तू सा भी बच्चा पढ़ा लिखा है ना, कोरिया का बच्चा भी है ना, मौके कर देगा, मैं बता दूं आपको। कोरिया आप समझते होंगे कि किसी देश की बात कर रहे हैं आप, गलत फहमी में। हमारे गांव में जिसके घर में कोई भी ना पढ़ा हो, दादा से लेकर के काफी सारी पीढ़ियां अनपढ़ हो, उस घर को कोरिया कहते हैं हमारे यहाँ। तो उनका बच्चा भी बता देगा इस सवाल को। अभी आपको एक बात बताई, देख लो भाई साहब, अभी आपको ये बताई थी कि पेरीमीटर का रेशियो, जैसे बीडीसी ट्राइंगल की बात करें, बीडीसी सिमिलर है एबीसी के, है या नहीं? क्योंकि एक एंगल कॉमन है और एक अल्फा अल्फा बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पेरीमीटर का रेशियो बराबर होगा इसकी भुजाओं के रेशियो के। लेकिन भुजाएं मुझे पता नहीं है। भुजाओं में सबसे बड़ा पंगा पता है क्या है? कि सेम एंगल के सामने की भुजाएं होनी चाहिए, ये वाई है ये वाई। उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये तो जानता हूँ ना कि इसका जो अनुपात होगा वो डेल होगा, डेल बीडीसी अपॉन डेल एबीसी होगा या नहीं होगा? फिर आपसे पूछूंगी यार बीडीसी का अनुपात एबीसी से बताओ, तो आप कह दोगे यार एरिया तो यहाँ पे बेस के अनुपात में बट सकता है, इसका 32 और इसका 50 हो सकता है। तो 32 16/25 यानी कि 4/5, ये उत्तर आ गया। कितना मौखिक सवाल था। हमने यहाँ दो कंसेप्ट लगा दिए। एरिया का अनुपात तो हमने कैसे निकाल दिया? बेस से। आप सोच रहे हो यार एरिया का अनुपात तो साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन वो सिमिलर ट्राइंगल में होता है। ये दोनों थोड़ी आपस में सिमिलर है। सिमिलर है क्या? नहीं।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनका एरिया बेस के अनुपात में बटेगा, इसका 32, इसका 18, यानी पूरे का 50 होगा। तो ये ट्राइंगल और पूरा बड़ा वाला सिमिलर था, तो मैंने कहा 32-50 इनके एरिया का रेशियो है, यानी कि 16-25 अंडर रूट लेंगे तो पेरीमीटर का आ जाएगा 4/5। कुछ है ही नहीं आपका स्टैंडर्ड, गिरता जा रहा है दिन पे दिन। भैया कैप्सूल लो, एमबी के आते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाएं। जैसे हाइट बढ़ाने के आते हैं वैसे स्टैंडर्ड बढ़ाने के भी आते हैं। वजन बढ़ाने के देखें कैप्सूल कितने मोटे मोटे होते हैं, इतना बड़ा बड़ा एक कैप्सूल होता है वजन बढ़ाने का, जिनका वजन नहीं बढ़ता आसानी से। एक कैप्सूल बंदा सुबह सुबह रख लेता है, चम्मच से खाता रहता है काट काट के, केक की तरह। दिमाग बढ़ाने की भी आती है शंखपुष्पी, वो पियो नहीं तो। लेकिन आपको तो ऐसी चीजों के बाद भी चखना चाहिए, और गाना चल रहा हो मखना और ऊपर से फिर चखना। पार्टी करा लो बस, हंस लो अब पार्टी कर करके। हमने तो पार्टी ही नहीं की जीवन में, जैसे आप ही तो निराले हो, पार्टियां करोगे तो पढ़ोगे नहीं। बिना बोतल की पार्टी नहीं हो सकती आपकी। अब कौन छूता है बोतल, अब स्ट्रॉ का जमाना है, ये छूते नहीं आप बोतल को, सफाई दे रहे हो क्या चीकू जी? लोगों को लगता है कि ये सब चीजें आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें पीछे धकेलने के लिए जरूरी हैं। कितना? 28। हाँ मतलब आसान है सवाल। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे सवाल है एबीसी एक ट्रायंगल है, आपको सवाल में दिया हुआ है कि AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। AD मैंने इसको आगे बढ़ा दिया E तक बढ़ा दूं, जहां तक भी आप कहोगे, F तक बढ़ा दिया, ठीक है, F तक, E वहां बनाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप खुद देखो इस ट्रायंगल में ABF में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि जो एंगल बाइसेक्टर है अगर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि वो दूसरी वाली दो भागों में बांटेगा, यानी D मिड पॉइंट होगा या नहीं। और हम ये थेल्स थ्योरम से जानते हैं कि अगर मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची जाए तो E भी मिड पॉइंट होगा या नहीं। तो फिर ये 28-28 हो जाएंगे दोनों। और भी कुछ पूछता, मैं कहता ये भुजाएं भी बराबर होंगी आपस में, मैं कहता ये एंगल भी बराबर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सब कुछ बराबर होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन यार आप तो बहुत ही ज़्यादा गिर गए हो, अभी एक भी सवाल नहीं कर पा रहे, छोटा छोटा भी। तो आज तो इंटरनेट की वजह से क्लास भी लेट शुरू हुई। हाँ मेंस 2015 में आया था, मैंने नहीं किया था इसको, मैं तो सीधे 12 दिया हुआ था, मैंने ऑप्शन भी ऐसे थे 8, 9, 6, तो सीधे 6 लगा देता। किन से? हाँ तो ये तो मतलब इसका लोग गलत भी, बहुत सारे लोग तो ये लगे गलत है ये सवाल, जबकि बिल्कुल गलत है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अभी तो बताई थी, 4 बातों में से कोई भी 2 हो गई, 2 अपने आप सही है। जैसे आप देखते हैं कि जब गुड़ मिलवाते हैं लड़का लड़की के, तो 36 में से मानते हैं कि 18 से अगर ज़्यादा मिल गए तो निभेगी, 36 थोड़ी मिलाते हैं। ऐसे ही 4 प्रॉपर्टी हैं, अगर आधी 2 मिल गई तो बाकी 2 फिर मान ली जाती हैं, अपने आप मिला लेंगे। समझ रहे हैं आप? सारा फंडा वही है गणित का जी, जो दैनिक जीवन में लगता है, और बेसिकली उस जीवन में लगता है। एग्जाम्पल, कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आता है तो चलिए कुछ और एक सवाल करते हैं। आज मैंने सुबह वाले बैच में भी एक बात बोली, मैंने सुबह सुबह ही खोजी ये बात कि प्रेम जो है ये
अति का नाम है। अति समझते हैं एक्सट्रीम है, और कोई भी चीज एक्सट्रीम जो है वो परमानेंट नहीं रह सकती, वो अस्थायी होगी। अति कहते ना हर चीज की बुरी है, तो इसीलिए प्रेम अस्थायी होगा, स्थायी रह ही नहीं सकता, और जो स्थायी रह गया वो प्रेम नहीं है। तो इसका जो स्वाद है वो कुछ पलों में ही है। पलाश बाबू आप तो इमोशनल हो गए इस बात पे, सोच में डूब गए। 72। देखिए थोड़ी बहुत सिमिलरिटी लगाएंगे, वैसे हम ऐसे सवाल में वो लगा चुके हैं, क्या बोलते हैं ये कौन से, हाँ मास पॉइंट ज्योमेट्री, नहीं वो अभी लगा नहीं रहे, वो तो आपको पता ही है, आप जानते हैं उसे लगाना, हमसे बेहतर आपको आती है वो। एडी मीडियन है, डी मिड पॉइंट हो गया, और ये जी भी मिड पॉइंट। तो मैं ये कह रहा था, अभी तो हमने पढ़ा कि मिड पॉइंट से अगर लाइन खींचे पैरेलल, मैंने एक लाइन पैरेलल खींचती, तो मैंने कहा कि मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये दोनों बराबर होंगी या नहीं। और आपको ये पता है, अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो डी मिड पॉइंट है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो ये आ गया, यानी कि ये पार्ट एक 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 आ गया। यही हमने मास पॉइंट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। मास पॉइंट ज्योमेट्री से भी हमने यही चीज निकाली थी कि भाई इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा वो 1:2 का होगा, तो इसको इससे मिला देते हैं। अब एरिया निकालना भी आसान है। ऊपर वाले का एरिया कितना दिया है 12, तो इसका 24 हो जाएगा। अब ये 36 हो गया, आपको पता है ये मिड पॉइंट है, तो ये 36, ये भी 36 हो जाएगा। अब ये मिड पॉइंट है, तो 36 36 72 ये है, और 72 ये हो जाएगा, तो मिला के 100, यही आ रहा था उत्तर। ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, थोड़ा सा कठिन सवालों में इसकी गिनती होगी। इस सवाल को वो बच्चा जल्दी कर पाएगा जिसको ये पता होगा कि इसका अनुपात 1:2 का होता है। क्लियर है बात? एक सवाल और कर लो ऐसा, आपको आगे जी भाई सब बात समझ। थोड़ा जल्दी जल्दी बताना कितना आ गया, बड़ा आसान है। पता नहीं, जैसे आपको पता है कि यार ये AG और ये 3:4 का अनुपात है, 4:3 का, तो ये भी हमें पता है 4:3 हो जाएगा। ये 3:5 का है, तो ये 5 हो जाएगा, खत्म बात। तो ये 1:2 का अनुपात आ गया, नहीं AF और FC 1:2 आ रहा है या नहीं? 1:2 आ रहा है बस। तो किसका एरिया दे रखा है हमें 8, और ये 1:2 आ गया, ये 16 होगा, और ये कितना है 4:3, तो ये 16 और 8 24, 4×6 24, 3×6 18, ये 18 होगा। 18 18 36 और 6 42, ये 42 हो गया, और ये 3:5 का है, तो 5 की वैल्यू 42 है, 1 की कितनी होगी 8.4, हमें निकालने 8 की है। 8 8 64 और 8 चौक 32, 67.2 ये उत्तर। तो कर लेंगे ऐसा सवाल, कभी उतरता है तो जीवन में। कर लेंगे, और छोटे छोटे भी सवाल आएंगे बहुत सारे, तो निपटा लिए जाएंगे। एक वाला सवाल देख लीजिए 83। ये सवाल करिए, इसके बाद एक बहुत और खूबसूरत सा सवाल करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे जिसमें। कितना आ रहा है? अभी तो सवाल पढ़ने में बहुत वक्त लग जाता होगा ना, कैसे पढ़ें सवाल। दस, दोनों सवालों का उत्तर 10 आ रहा है। 2 सवाल है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, कट द साइड BC at D, कट द साइड BC at D एंड मीट द सर्कम सर्किल एट E। मेट लिखा हुआ है, मतलब ये मिला था, पहले की बात कर रहा है। AC बराबर 4,
ए डी बराबर 5, डी ई बराबर 3, ए बी पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल अल्फा अल्फा होगा। अच्छा, अगर हम इसको इससे मिला दें तो आप कहेंगे ये बीटा बीटा होगा। मुझे इन दोनों ट्राइंगल को ही सिमिलर करना है। तो अब मुझे पता चला कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर हो गया ए सी ई के। तो ये ट्राइंगल एंगल गामा है तो ये भी गामा होगा। जब दो एंगल सेम हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो अब इसमें देखिए गामा के सामने क्या होगा, गामा के सामने ए बी, इसमें गामा के सामने 8 है, बताओ। इसमें बीटा के सामने 5 है और इसमें बीटा के सामने 4। तो 4 दूनी 8 है तो 5 दूनी कितना होगा 10। ये उत्तर है, ए बी आ गया 10। और जो दूसरा सवाल मैंने पूछा था, ये क्यों पूछा था, जैसे आप देखेंगे गामा के सामने आपने बोला ए बी, उसमें गामा के सामने ए ई बराबर बीटा के सामने ए डी, उसमें बीटा के सामने ए सी। तो आप पाएंगे ये आ गया ए बी इंटू ए सी बराबर ए डी को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए ई माइनस डी ई इंटू ए ई। तो ये क्या आ जाएगा जो पूछा है, ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए ई बराबर आ जाएगा ए ई स्क्वायर। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अभी भी, पहले भी कई बार पूछा गया है, आगे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए एक बहुत अच्छा सा सवाल लिखिए। ये क्लियर है सवाल, पहले भी आता रहा, आगे भी आएगा, तो कर दीजिएगा। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कितना आ रहा है 10। आपसे हुआ चिकू भाई? नहीं, आप में से किसी से भी? मैं बताता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल C पे 90 है। M be a point on AB, AL एंगल बाइसेक्टर है, पहले AL एंगल बाइसेक्टर है, LM क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे, है या नहीं? हुआ नहीं ना, कोई बात नहीं, भी हो जाएगा। देखो 3 है और ये, तो ये 5 होगी, 90 डिग्री। अच्छा एक बात मुझे बताइए आप कि ये एंगल कॉमन है B, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्राइंगल AC भी है और LM भी है, ये आपस में सिमिलर है, सिमिलर है या नहीं? तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी वही होगा जो इसका है, इसका 3 4 5 है, यानी कि इसमें 90 के सामने 5 होगा। ये tan अल्फा मत लगाओ, या एक ही बात है, tan अल्फा लगा दो, आपके ऊपर है, नहीं आती दिमाग में तो कोई बात नहीं। जैसे अल्फा के सामने इसमें क्या है, B के सामने, तो इसमें भी B के सामने 3 होगी, और नीचे कितना होगा, होगा या नहीं? अच्छा एक चीज़ बताइए ध्यान से कि ये 3 है और ये 5 का अनुपात है, तो नीचे भी 3 5 में बटेगा या नहीं? और 5 की जगह कितना है दोस्त, 5, तो 3 की जगह कितना होगा, यानी कि नीचे वाली भुजा टोटल कितनी आ गई, तो 4 की वैल्यू 8 आ गई, और आपसे 5 की डिमांड कर रहा है, बस ये उत्तर है। आप पता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर निकले, एबव द एक्सपेक्टेशन। तो कुछ तो परेशान करते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत सवाल प्रैक्टिस कर लेते हो तो बातें दिमाग में ना आए। जैसे मैंने ही वो कॉस वाला सवाल जब लेंथी कर दिया तो मेरे दिमाग में 3 4 सवाल तक यही बात चलती रही कि अगर सवाल SSC या CDS के किसी एग्जाम में आया तो इसका सोल्यूशन लेंथी नहीं होना चाहिए, वो भी आया हुआ सवाल था कहीं। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, थोड़ा उन्होंने हाँ
मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। मैंने ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा बेसिक ये बातें नहीं बताई आपको कि भाई सिमिलरिटी क्या है हल्का हल्का ऊपर से, क्योंकि वो सब तो आपको पता ही था। अब जैसे ये सवाल अभी तक किसी पेपर में नहीं आया, लेकिन ये क्या ये मुश्किल है? इसको पता है और भी कितने सारे तरीके से किया जा सकता है। कुछ लोग इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे कि कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, दो ट्राइंगल इसमें भी कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, वो कॉन्ग्रुएंट करके हो जाएगा, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दो ट्राइंगल। उसके बाद कोई और सिमिलरिटी लगा के कुछ और भी तरीके, तमाम तरीके के लोग इस्तेमाल करते, जबकि कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा ये 3 4 5 है, इसका मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की भी भुजाओं का अनुपात 3 4 5 होगा। और अगर वो 3 4 5 होगा, 3 5 है तो एंगल बाइसेक्टर उसको 3 और 5 के अनुपात में बांटेगा। अब 5 की जगह 5 है तो 3 की जगह 3 होगा, यानी बेस 8 आ गया। जबकि 4 की जगह 8 है तो 5 की जगह कितना हो गया? 10 हो गया। खत्म बात। तो लग रहा है मुश्किल? क्या लग रहा है तो लगने दो। चले एक बहुत आसान सा सवाल पूछ लेता हूँ, आप भी याद रखेंगे कि कोई सवाल तो हम भी करके आए थे। देयर आर 6 ट्राइंगल इन दिस फिगर। 6 पता लग रहे हैं आपको कैसे हैं? गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। वाओ। द एरिया, one area has the area equal to the 1/5 of the area of largest triangle. If the smallest area is 1, find the average area of all the triangle. ये 1 है। कितना आ रहा है? इस सवाल में भी फंस गए क्या? रीजनिंग का ही सवाल है। द शेडेड इच स्मॉलेस्ट वन हैज द एरिया ऑफ इक्वल टू वन ऑफ द लार्जेस्ट। देखिए, एक ट्राइंगल एक्स होगा, एक होगा, एक वाई होगा, 3 ट्राइंगल ये हो गए नहीं। एक x प्लस 1 होगा, एक y प्लस 1 होगा, और एक x प्लस y प्लस 1 हो। वो कौन सा x प्लस y प्लस 1 वाला? पूरा। और ये कौन सा लिया था हमने? ये अलग अलग। तो एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 4 5 और 6 हो गए। तो आपको ये पता है कि इसका एरिया 1 है तो पूरे का 5 है। तो आपने देखा x प्लस वाई प्लस 1 5 है, यानी कि ये और ये 5 है। तो 5 थी, 15 और 1 एक्स्ट्रा है तो 16 6, यानी कि 8/3 इसका एवरेज आ गया। एवरेज ही तो पूछा एरिया का। मान के भी करेंगे तो यही होगा। अगर जैसे आपको पता है कि x और y मानने पे कुछ थोड़ी पलटेगा, जैसे अब 1 है और पूरे का 5 है तो आप 2 मान लो या 1 3 मान लो, जो भी 2 मान लो इन दोनों को, तो भी 16/6 ही आएगा। मुश्किल थोड़ी ना, कुछ आसान सवाल था। आप x y अपनी मर्जी से मान लेते कुछ। अच्छा, आपको पता है सेवियंस थ्योरम कभी पूछ ले कि सेवियंस थ्योरम क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो। मैंने बताया था कि कोई भी 3 लाइनें जो ट्राइंगल में एक ही बिंदु पे काट रही हैं उन्हें हम सेवियंस कहते हैं। सेवियंस में भी मीडियन, सेवियंस में भी हाइट, सेवियंस में भी एंगल बाइसेक्टर, कुछ भी हो सकता है वो सेवियंस, ठीक है। तो क्या होती है सेवियंस थ्योरम? जैसे हमने मतलब बेसिकली ग्रुप बना दिया, जैसे लड़के, अब लड़कों में कोई भी हो सकता है, टिंकू जिया, चीकू जिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या एक ऐसे फॉर्म है कि सेवियंस मतलब जो लाइनें एक ही पॉइंट पे कट करती हैं। तो सेवियंस थ्योरम कभी डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, या बिना नाम के भी पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा रिश्ता सही है? और आप ये लिखते हैं कि जिसमें टेंशन कम है वही सही है।
तो ये जो सिवियंस है ये कैसे निकलती है, ये उसी से आता है, क्या बोलते हैं, मास पॉइंट से। आपको पता है कि ये लाइन कब बैलेंस रहेगी, जब यहाँ पे वेट हो ए एफ और यहाँ पे वेट हो एफ बी, बोलो तभी बैलेंस रहेगी या नहीं। अच्छा, अगर आपको ये लाइन बैलेंस करनी है तो यहाँ पे वेट होना चाहिए सी डी। अब सी डी हम यहाँ पे लिख रहे हैं और तो यहाँ पे भी सी डी से गुणा करनी पड़ेगी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तभी तो सी डी से सी डी कटेगी। अब आपको पता है यहाँ पे वेट होना चाहिए बी डी, लेकिन यहाँ पे ए एफ भी है, ए एफ से भी गुणा करनी पड़ेगी। अब आप खुद ही देखो कि यहाँ पे इन दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, ए एफ से एफ तो कट जाएगा, बी डी और सी डी, और आना भी चाहिए बी डी सी डी। ऐसे इन दोनों का क्या है, सी डी कट जाएगी तो ये आना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर आप इस लाइन को बैलेंस चाहते हैं तो ये वाला वेट इससे गुणा हो और ये वाला वेट इससे, तो इक्वल आना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि एफ पी गुणा सी डी और गुणा ए ई बराबर होगा बी डी गुणा ए एफ गुणा सी ई। तो यहाँ से आपने क्या जाना कि ए एफ कहाँ पर है, यहाँ ए एफ अपॉन एफ बी गुणा बी डी बटे डी सी गुणा सी ई बटे ए ई बराबर होता है 1। ये आ गया ना। तो ये देखो, इसे याद रखना कितना आसान है। जैसे मान लेते किसी ने हमें दिया ये x दिया, ये y z w l m, तो मैं क्या बोलूँगा x अपॉन वाई गुणा, उसके बाद यहाँ से ही शुरू करेंगे z अपॉन w, ऐसे चल रहे हैं, उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे l अपॉन m बराबर 1। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसे याद रख लो। याद रखना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है। हाँ थोड़ा, अरे यार बुखार और ये सब ने 2 दिन में ही तोड़ दिया है। ऐसे लिखिएगा, कभी सिवियंस के बारे में लिखना होगा तो ऐसे लिख के देगा। एक बार ये सवाल ट्राई करना है जरा। मुश्किल हो रहा है क्या करना? नहीं, क्या हो ही रहा होगा, जब नहीं हो रहा तो उत्तर नहीं आ रहा तो 60 इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए डी बी एंड सी एफ आर 3 7 इंटरसेक्ट एट डी, ए डी इंटरसेक्ट एट पी होगा ना, यहाँ तो कॉमन सेंस है, चलो कर लिया होगा, इतना तो दिमाग है ही। और बी ई और सी एफ, और कहाँ पे कट कर रहे हैं, पी पे। क्या क्या दिया हुआ है, ए पी 6 और 9 और 3 20, पी डी 6। तो मास पॉइंट लगा दी, उससे क्या हुआ, मास पॉइंट तो लगा दी, करा हुआ क्या उससे, मास पॉइंट से पूछ रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ, मैं भी देखता हूँ कैसे करेंगे। देखो आप एक बार कि ये 9 और 3 12 है और ये 6 और 6 12 है, यानी यहाँ पे तो मास इक्वली आएगा, ठीक है। 6 6 ही ले लें, बताओ तो 6 6, और उसके बाद यहाँ 3 आ गया और यहाँ 9, तो ये भी 3 आ गया है। तो ये तय हो गया कि ये डी मिड पॉइंट होगा, 3 3 है, मिड पॉइंट पता चल गया डी। और आप देख रहे हैं बीच में मास 12 है, तो ये 3 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यानी कि ये 3 1 के रेशियो में बटेगा, यानी ये 15 और ये 5 होगा। ये तय है सबको, ये 15 होगा और ये 5 होगा, और ये इक्वल है भुजा। अच्छा, अगर ये इक्वल है तो आप मुझे बताइए कि ये तो मीडियन हो गई। इसका मतलब अगर ये मीडियन हो गई और मैं इसको x मानता हूँ तो मैं अपोलोनियस लगा सकता हूँ, इसमें पूरे ट्राइंगल में लगा रहा हूँ अपोलोनियस। तो आप बोलोगे 9 9 81 प्लस 225 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ 36 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगी। तो ये कितना आ रहा है बताना, 5 और 1 6, 306 पक्का। 2 से घटेगा तो 153,
एक्स स्क्वायर कितना आ गया 153, यही आ गया। आप बताते क्यों नहीं, एक बार में थप्पड़ खाएंगे क्या? 117। अच्छा आप एक चीज़ देखो बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि 9 81 और 6 36 भी 117 होता है। यानी एक्स स्क्वायर अगर इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया नहीं हो गया? और इसका एरिया कितना आ जाएगा इस हिसाब से? 9 छक्के 54 का आधा 27, और आपको पता है इसका भी 27 होगा। इक्वल होगा या नहीं होगा? अब तो फिर सब कुछ निकाल सकते हैं, अब तो इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, है नहीं होगा 27 दोस्त, 27 होगा। अब आपको बताइए ये 6 है तो ये 27 है तो ये भी 27 होगा, और ये 6 में बांट रहा है तो ये भी 27 होगा। तो कितने 27 हो गए टोटल इसमें? 108 इसका उत्तर आ गया। क्या आ रहा है? 108। आपने करा था कोशिश या नहीं है? मुझे भी नहीं पता था लेकिन होता चला गया अपने आप देखो तो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। पहले मैंने देखा कि यार ये अगर ये इक्वल आ गए तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये मीडियन हो गई। तो मैंने मीडियन की मदद से क्या किया कि अपोलोनियस थ्योरम लगा दी, 9 का स्क्वायर प्लस इसका बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस तो एक्स स्क्वायर आ गया मेरा 117। मैंने कहा अगर एक्स स्क्वायर 117 है, एक्स स्क्वायर अगर 117 है यानी कि 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 117 होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो इसका एरिया कितना आ गया 27, और ये मिड पॉइंट है तो इसका भी 27, और ये इस भुजा का मिड पॉइंट है 6 है ना, तो ये 27, ये 27 तो ये भी 27। जब सब 27 तो 27 27 27 27 108। तो अभी के लिए इतना ही।